यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस कंप्यूटर के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। पहला क्लास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑलरेडी 6 अगस्त को हो चुका है। यह दूसरा क्लास है जिसमें हम फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, डेटा प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर और लास्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जब ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और जब ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा तब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली की कार्य पद्धति। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में किस किस मॉडल का यूज होता था उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर बना था, प्रारंभिक कंप्यूटर्स मतलब जो मॉडर्न कंप्यूटर से पहले जो कंप्यूटर बने थे उसमें कौन से मॉडल यूज किया जाता था और मॉडर्न कंप्यूटर में कौन सा मॉडल यूज किया जाता था उसको देखते हैं। तो जो पहले कंप्यूटर बने थे, प्राथमिक मॉडल, बेसिक मॉडल जो थे, वो सब बस इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट पे वर्क करते थे। इसमें कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए अलग से सुविधा नहीं थी। लेकिन जो मॉडर्न कंप्यूटर आए उसको आईपीओएस साइकिल बोलते हैं। इसमें सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, फिर उस प्रोसेस करने के बाद आउटपुट प्रोवाइड करता है और आउटपुट को ये स्टोर भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट है डेटा प्रोग्रेशन चेन। तो डेटा प्रोग्रेशन चेन कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें क्या है, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको इनपुट दिया जाता है, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और वही इन्फॉर्मेशन को डिसीजन लेके या समझ के हम उसको नॉलेज के रूप में आगे बढ़ाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस्ड डेटा, या डेटा प्रोसेसिंग का फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो फाइनल प्रोडक्ट डेटा प्रोसेसिंग का इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम डिसीजन लेके, समझ के, निर्णय लेके नॉलेज के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। ठीक। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज है। तो हम इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनपुट को पढ़ते हैं। तो इनपुट क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि हम उसे इनपुट दे रहे हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर को हम रॉ डेटा देते हैं तभी तो हमको फाइनल प्रोडक्ट में इंफॉर्मेशन मिलता है एज आउटपुट। तो कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है। जब हम कंप्यूटर में कोई डेटा भेजते हैं या इंस्ट्रक्शन भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम इनपुट बोलते हैं। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा और निर्देश भेजता है। तो इनपुट क्या करता है, यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा और निर्देश को सेंड करता है। कच्चा डेटा क्या होता है, जो भी अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं, फिगर होते हैं, उसे रॉ डेटा कहा जाता है। अच्छा, इनपुट को भेजने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। इनपुट डिवाइस का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी डेटा कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वह ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस का यूज करके हम उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए। और किस भाषा में कंप्यूटर समझ पाता है, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस का क्या काम रहता है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ताकि कंप्यूटर उसे समझ पाए। ठीक है। किस किस माध्यम से इनपुट दिया जाता है, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, स्कैनर के थ्रू, जॉयस्टिक के थ्रू, माइक्रोफोन के थ्रू, बारकोड रीडर के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग। देखो, अभी मैंने बताया था कि जो भी डेटा है उसको अगर प्रोसेस कर दिया जाता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट क्या मिलता है हमें, इंफॉर्मेशन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं मुख्य, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या गणितीय गणनाएं होती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल डिसीजन लिया जाता है, सत्य असत्य, छोटा एंड बड़ा। कंट्रोल यूनिट में जो भी डेटा फ्लो कर रहा है या जो भी डेटा कंप्यूटर में काम कर रहा है उसके फ्लो को ये क्या करता है,
कंट्रोल करता है या डायरेक्ट या मैनेज करता है। मेमोरी यूनिट क्या होता है? जब भी कोई भी डेटा प्रोसेस हो रहा होता है उसको क्या करता है, ये हाई स्पीड वाले मेमोरी में उसको स्टोर करता है। और ये हाई स्पीड मेमोरी कहाँ लगी जाती है? सीपीयू के अंदर। ठीक है, प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और निर्देशों को तत्कालिक रूप से स्टोर करने के लिए सीपीयू के अंदर अति तीव्र गति वाली मेमोरी होती है। ओके, मशीन साइकिल। अच्छा, मशीन साइकिल क्या होता है? मशीन साइकिल का मतलब ये हुआ कि सीपीयू मल्टीपल स्टेप को या कैसे कैसे स्टेप को लेकर किसी भी डेटा को प्रोसेस कर रहा है या एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको मशीन साइकिल बोलते हैं। सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ अ कंप्यूटर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू एग्जीक्यूट अ सिंगल टास्क। एक सिंगल टास्क को सीपीयू के द्वारा लिए गए सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम? मशीन साइकिल। तो इसके 4 चरण होते हैं: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। फेच में क्या करता है? ये जो आपने इनपुट दिया हुआ है उसको क्या करता है? रिट्रीव करता है कि ये क्या इनपुट हमको दिया हुआ है। डिकोड में क्या करता है? ये डिकोड करके उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद वो कंट्रोल यूनिट को, किसको? कंट्रोल यूनिट को डेटा सेंड करता है। फिर कंट्रोल यूनिट के पास जब डेटा जाएगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। अगर उसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज होना है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज होगा और उसके बाद वो आउटपुट देगा। उसके बाद ये स्टोर हो जाएगा। तो मशीन साइकिल के 4 मुख्य चरण होते हैं। कौन कौन से? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। अब कंप्यूटर किसी भी डेटा को प्रोसेस कर रहा है तो इसी सीक्वेंस में वर्क करेगा। मतलब अगर हमको कोई टास्क कंप्यूटर से कराना है तो उसको फेच करेगा, डिकोड करेगा वो, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो स्टोर करेगा और हमको आउटपुट मिलेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैसे टास्क रन होते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर नॉर्मल की बात करें, अगर ऐसे नॉर्मल की बात करें तो देखिए क्या होता है कि आपने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया, इंस्ट्रक्शन उसको फेच करेगा, फेच करने के बाद डिकोड में भेजेगा। तो अब फेच का काम खत्म हो गया। ठीक, अब ये डेट में हो गया। अब डिकोड करने के बाद वो एग्जीक्यूट में भेजेगा। तो अब डिकोड और फेच दोनों खत्म हो गए, मतलब डेड हो गए, इनका काम खत्म हो गया, ये खाली पड़े हुए हैं। एग्जीक्यूट अब किस में भेजेगा? स्टोर में भेजेगा। तो अब मतलब एग्जीक्यूट भी डेड हो गया, डिकोड भी डेड हो गया और फेच भी डेड हो गया। अब स्टोर के बाद हमको आउटपुट मिल गया तो चारों डेड हो गए। तब जाके न्यू टास्क रन होगा। लेकिन पाइपलाइनिंग एक प्रोसेस है डेटा प्रोसेसिंग में, जिसके थ्रू क्या होता है, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, हाँ, तो वह बारी बारी से रन करता है। कैसे? जैसे ही फेज से डिकोड में जाएगा, ठीक है, जैसे ही फेज से डिकोड वाले फेज में जाएगा वैसे ही दूसरा इंस्ट्रक्शन फेज वाले में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को पैरेलल रन कराता है। तीसरा है इसमें आउटपुट। ठीक, तो आउटपुट क्या होता है? जब कंप्यूटर प्रोसेस करके प्रोसेसिंग के दौरान इनपुट को क्या करता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो उसे हमें प्रोवाइड करता है, वो आउटपुट कहलाता है। तो उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा, प्रोसेस डेटा, इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है कौन? आउटपुट। सूचना क्या होता है? जब कच्चा डेटा प्रोसेस हो जाता है तो वह एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल जाता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट में क्या काम करती हैं? आउटपुट डिवाइस, अब कंप्यूटर क्या कर रहा है? अपने लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं? उस मशीन लैंग्वेज को, कंप्यूटर लैंग्वेज को या बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। ठीक है, इनका कार्य कंप्यूटर द्वारा दी गई बाइनरी सूचना को यूजर की समझ में आने वाली भाषा में बदलना होता है। कैसे? या तो हम देख सकते हैं, या तो सुन सकते हैं, या तो उसको मतलब आभास कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर के थ्रू हम देख सकते हैं, प्रिंटर के थ्रू हम प्रिंट करके उसको रीड कर सकते हैं, स्पीकर के थ्रू उसको सुन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी में प्रिंटर में आता है एक हार्ड कॉपी वर्सेस सॉफ्ट कॉपी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी क्या होता है? स्क्रीन पर दिखने वाला आउटपुट हमेशा सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, जबकि प्रिंटर द्वारा कागज पर मुद्रित आउटपुट क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। ठीक है,
चौथा है स्टोरेज। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज कहाँ पे होता है? मेमोरी में। मेमोरी में जो डेटा और प्रोग्राम होते हैं वो स्टोर होते हैं। ओके। मेमोरी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जिसके बारे में हम जब मेमोरी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार बस हम देख लेते हैं ओवरव्यू कि फास्टेस्ट से लेकर स्लोएस्ट मेमोरी का क्या क्रम है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर होता है, फिर उसके बाद कैश मेमोरी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों है, ये क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। बाकी सबसे स्लोएस्ट मेमोरी मैग्नेटिक टेप होता है। फिर ऑप्टिकल डिस्क डिवाइसेस होते हैं जैसे सीडी एंड डीवीडी। ठीक है, तो ये क्रम है, इसको आप याद कर लीजिएगा। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, फिर उसके बाद कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर एसएसडी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ओके। नेक्स्ट बात करें डेटा प्रोसेसिंग के मुख्य चरण, 6 स्टेजेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। सबसे पहले देखो क्या होता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको प्रिपेयर किया जाता है, फिर प्रिपेयर करने के बाद हम उसको कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उससे क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है, और आउटपुट क्या करता है, फिर वो स्टोर करता है मेमोरी में। तो कलेक्ट करने के लिए डेटा हमने कलेक्ट किया, तो डेटा कलेक्ट करते वक्त हमको ये याद रखना होता है कि डेटा क्या है, होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अगर एक्यूरेट नहीं होगा तो हमको कंप्यूटर भी एक इन एक्यूरेट डेटा देगा। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन को देखते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना डेटा कलेक्शन कहलाता है। ओके। डेटा का सटीक होना और ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी होता है। अगर जरूरी नहीं होगा तब बहुत ही प्रॉब्लम होगा। जैसे हमने देखा है कि गीगो क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये पढ़ा था हमने। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इनएक्यूरेट डेटा या रॉन्ग डेटा या बेकार डेटा प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर को तो हमको वो आउटपुट भी खराब ही देगा। कचरा देंगे, कचरा हमको वापस मिलेगा। ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है डेटा संग्रह? ओएमआर सीट। जैसे अब एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे ओएमआर सीट में हम जाते एग्जाम देने, ओएमआर सीट मिलता है तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा भरते हैं। जैसे हमने आंसर के लिए क्या करते हैं, गोला भरते हैं, फिर उसके बाद रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आंसर बुकलेट नंबर, पाली, ये सब डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में भरते हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम गलत उसमें दे देंगे, अगर रोल नंबर गलत दे देंगे तो क्या हमको आउटपुट मिलेगा? हमारा तो रिजल्ट में नाम ही नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं सोर्स डेटा ऑटोमेशन क्या होता है। तो सोर्स डेटा ऑटोमेशन का मतलब ये हुआ कि जहां से डेटा आना है, मतलब जहां से डेटा को लिया जाता है वहां से डायरेक्ट उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करना सोर्स डेटा ऑटोमेशन कहते हैं। जैसे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन डेटा को सीधे उसके उत्पत्ति स्थल से डिजिटल रूप में कैप्चर करने की प्रक्रिया को सोर्स डेटा ऑटोमेशन कहते हैं। ठीक है। इसके 3 तकनीक होते हैं। पहला है RFID, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, रेडियो तरंगों द्वारा डेटा को पढ़ा जाता है। जैसे टोल प्लाजा या फास्टैग। जैसे टोल प्लाजा पे क्या होता है, फास्टैग लगा होता है, तो क्या करते हो, अब वहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन तो नहीं होता है ना, कि वो जाएगा उससे पैसे लेगा टोल का, ऐसा नहीं होता। वो डायरेक्टली उसको स्कैन करता है और अपने आप पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। दूसरा है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि बहुत कम दूरी पर वायरलेस डेटा ट्रांसफर। जैसे कार्ड टैप करके पेमेंट करना, आपने कार्ड टैप करके पेमेंट किया होगा तो क्या होता है, वो एक NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। तीसरा है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। तो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल आपने कभी आप शॉपिंग मॉल में गए होंगे, शॉपिंग मॉल में जब आप प्रोडक्ट को कलेक्ट करके फिर बिलिंग के पास गए होंगे तो बिलिंग में देखा होगा आपने कि एक बारकोड स्कैनर होता है, मॉनिटर होता है, जैसे ही आपके प्रोडक्ट को वो स्कैन करेगा मॉनिटर पे उसका डिटेल्स शो करने लगता है। ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ सेल। तो दुकानों, मॉल में बिल्डिंग और इन्वेंट्री डेटा स्वचालित रूप से दर्ज करने वाली मशीन को पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। ओके। अब इसी में जैसे डेटा प्रिपरेशन, अब इसको पढ़ते हैं। डेटा प्रिपरेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और भंडारण को बारी बारी से। तो डेटा प्रिपरेशन की बात करें, डेटा प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। तो डेटा प्रिपेयर के लिए सबसे पहले उसको फिल्टर किया जाता है, फिर सॉर्ट किया जाता है और उसमें जो भी त्रुटियां या डुप्लीकेट्स होते हैं उसको हटाया जाता है। ओके।
अभी मैंने बताया था एक्यूरेसी से रिलेटेड कि गार्बेज इन गार्बेज आउट गीगो का संबंध होता है। यदि इनपुट असामान्य गलत हो तो आउटपुट भी असामान्य या अमान्य गलत अमान्य मिलेगा। ठीक है। डेटा इनपुट की बात करें, जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो तैयार किए गए डेटा को मशीन पठनीय रूप मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कंप्यूटर में दर्ज करने की प्रक्रिया को डेटा इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइस का क्या काम रहता है कि वो जो भी लैंग्वेज में हम डेटा तैयार किए हैं वो उसको कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में। ओके। तो किन किन डिवाइसेस का यूज होता है इनपुट डिवाइस का, लाइक एज कीबोर्ड, माउस, OMR, MICR, स्कैनर एंड बारकोड रीडर। फिर उसके बाद होता है डेटा प्रोसेसिंग। तो ये इस साइकिल का हर्ट कहा जाता है। ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल का इसे हर्ट कहा जाता है। इस किसके द्वारा होता है डेटा प्रोसेसिंग, अभी बताया मैंने, CPU के द्वारा होता है, जिसमें ALU एंड कंट्रोल यूनिट होते हैं। ALU का क्या काम रहता है, उसमें अंकगणितीय गणनाएं और तार्किक गणनाएं करता है। ठीक। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डेटा के प्रवाह को कंट्रोल और डायरेक्ट करता है। पांचवा है इसमें आउटपुट एंड परिणाम प्रदर्शन। तो आउटपुट तो प्रोसेस की गई जानकारी को यूजर के समझने योग्य रूप में दिखाने की प्रक्रिया को आउटपुट, डेटा आउटपुट या इंटरप्रिटेशन कहते हैं। किसके द्वारा होता है, हमने अभी बताया था, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर के द्वारा होता है। सॉफ्ट कॉपी के बारे में बताया था कि, और हार्ड कॉपी में बताया था, जो भी स्क्रीन पर दिखने वाला परिणाम होता है उसे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और कागज पर प्रिंट किया गया परिणाम हार्ड कॉपी कहलाता है। डेटा भंडारण, अब डेटा भंडारण किसमें होता है, मेमोरी में। तो भविष्य के संदर्भ में फ्यूचर रेफरेंस और रिट्रीवल के लिए जानकारी को सहेजने की प्रक्रिया को डेटा भंडारण कहते हैं। अभी मेमोरी जब मेमोरी क्लास लूंगा उसमें ये सब चीज़ों को बता दूंगा। और डेटा भंडारण किसमें होता है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में। डेटा प्रोसेसिंग के प्रकार को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि डेटा को समूह बनाकर एक साथ प्रोसेस किया जाता है। तो कई डेटा को कलेक्ट करके उसका एक एक समूह बनाएंगे, बैच बनाएंगे, और उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे। अब जैसे बिजली बिल आपने देखा होगा, डेली का डे 1 टू डे 30 तक का बिजली बिल का डेटा का समूह बनाएंगे, फिर उसका हमको फाइनल एक एक माह में जितना यूज किया गया है बिजली उसका हमको बिल पकड़ाकर चले जाएंगे। पेरोल और इलेक्ट्रिसिटी बिल इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसमें इनपुट जैसे ही प्रोवाइड करते हैं वैसे ही हमको प्रोसेस दिखना स्टार्ट हो जाता है या आउटपुट हमको मिल जाता है। जैसे हमने आप रेलवे टिकट बुकिंग करते हैं, ATM से लेन देन करते हैं, जैसे ही आपने पिन डाला, अमाउंट डाला, उसके बाद आपको तुरंत आउटपुट मिल जाएगा, मतलब पैसे आपको निकल जाएंगे। आपने पेमेंट किया, मतलब डिटेल डाला, पेमेंट किया, आपको क्या मिल जाएंगे, टिकट मिल जाएगा। तीसरा है ऑनलाइन प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, जो भी यूजर टर्मिनल होता है वो डायरेक्टली सेंट्रल सर्वर से जुड़ा होता है। लाइक एज ई कॉमर्स वेबसाइट जो होते हैं, जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट बाई किया और उसके बाद पेमेंट किया, तो क्या होता है, ये न तो आप उस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, मतलब सिर्फ इमेजेस में देख रहे हैं आप, वो कहाँ पे है, एक सर्वर पे है। जैसे ही सर्वर पे आपने उसको एड टू कार्ट बाई एंड आपने डेटा भरा और क्या किया, पेमेंट किया, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग का। फिर है टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग। टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग में क्या होता है, CPU का समय छोटे छोटे टाइम स्लॉट में बांटा जाता है। जब हमको मल्टीटास्किंग कराना होता है तब ये टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। लास्ट है डेटा प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि काम को नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर में विभाजित किया जाता है। जैसे कोई बड़ा काम है, अब कोई बड़ा काम है तो उसको क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटरों में उसको विभाजित कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि हाई परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी मिलती है। ओके। नेक्स्ट है, अच्छा कुछ थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गीगो के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसके बारे में और बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेसिंग की मुख्य इकाई CPU होती है। CPU में ALU और कंट्रोल यूनिट रहता है। कंप्यूटर का हार्ट और ब्रेन CPU को कहा जाता है। EDP, हाँ ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि क्वेश्चन में आया हुआ है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके किसी भी डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके डेटा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया को ईडीपी कहते हैं। और यांत्रिक डेटा प्रोसेसिंग, मैकेनिकल डिवाइस प्रोसेसिंग में क्या होता है, जब कोई डेटा रहता है उसमें मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज करते हैं और वो उसको प्रोसेस करता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग। कैलकुलेटर, टाइपराइटर या पंच कार्ड जैसे यांत्रिक मशीनों का उपयोग करके डेटा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया को मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर है मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, बिना किसी मशीन के, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का यूज करके किसी भी डेटा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया को हस्तचालित डेटा प्रोसेसिंग मतलब मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। और इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है और त्रुटि की संभावना, एरर प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग का हायरार्की देख लेते हैं, पदानुक्रम। तो सबसे छोटा इकाई डेटा प्रोसेसिंग का बिट कहलाता है और सबसे बड़ा डेटाबेस। ठीक है, तो 8 बिट के समूह को हम बाइट बोलते हैं। देखो, 8 बिट के समूह को हम बाइट बोलते हैं। फिर या कैरेक्टर भी कहा जाता है बाइट को, एक बाइट को कैरेक्टर भी कहा जाता है, एक कैरेक्टर। तो फील्ड क्या होता है, ये क्या एक से अधिक कैरेक्टर्स के समूह को जो सेम टाइप के हों। हाँ, ये क्या एक से अधिक कैरेक्टर समूह को जो विशेष जानकारी को दर्शाता हो उसे फील्ड कहते हैं। ऐसे रिकॉर्ड क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित फील्ड का संग्रह, कलेक्शन क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। ऐसे ही फाइल देखो, संबंधित रिकॉर्ड का कलेक्शन फाइल कहलाता है। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको अगर एक जगह रखेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे तो वो फाइल कहलाएगा। ऐसे ही डेटाबेस क्या कहलाता है, आपस में जुड़ी हुई फाइलों का संपूर्ण संग्रह डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है डेटा प्रोसेसिंग में, तो देख लेते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग के दौरान डेटा की स्थिति, ठीक, जब डेटा प्रोसेस होता है तो उसमें क्या क्या स्थितियां होती हैं उसको देख लेते हैं। तो डेटा इन यूज पहला है, जब सीपीयू डेटा पर काम कर रहा हो तो उसे उस समय उस स्थिति को क्या बोलते हैं, डेटा इन यूज। डेटा इन मोशन या ट्रांजिट, जब डेटा नेटवर्क के जरिए ट्रांसफर हो रहा हो उस स्थिति को हम डेटा इन मोशन या ट्रांजिट कहते हैं। और डेटा एड्रेस, जब डेटा हार्ड डिस्क या एसएसडी में स्थायी रूप से परमानेंटली सेव हो चुकी हो उसे डेटा इन रेस्ट कहते हैं। अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग में लगने वाला समय, तो डेटा प्रोसेसिंग में जो भी समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं थ्रूपुट। ये क्वेश्चन पूछा गया है मतलब पीवाईक्यू में कि थ्रूपुट का मतलब क्या होता है। तो थ्रूपुट का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए टास्क की संख्या को थ्रूपुट कहते हैं। तो एक यूनिट ऑफ टाइम में या पर यूनिट ऑफ टाइम में कितने कंप्यूटर कितना टास्क या कितना जॉब कर पा रहा है उसे थ्रूपुट कहते हैं। तो थ्रूपुट जितना अधिक होगा कंप्यूटर उतना ही बेहतर माना जाएगा। सही बात है, जितना अधिक टास्क करोगे उसके हिसाब से हम आपको और बेहतर मानेंगे। अच्छा, टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो किसी जॉब को सबमिट करने में से लेकर उसका पूरा आउटपुट मिलने तक के कुल समय को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। जब हम किसी टास्क को इनपुट मतलब कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जब कोई हमको टास्क कराना होता है उसका इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, वो कंप्यूटर जब इनपुट लेकर आउटपुट देता है तो इन दोनों के बीच में लगने वाले पूरे समय को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम की बात करूं तो इनपुट देने के बाद पहला रिस्पॉन्स मिलने में लगा समय क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। तो अब इनपुट दिया मैंने, इनपुट देने के बाद अब उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो पहला स्टेज अगर कंप्लीट हो गया तो उस स्टेज को कंप्लीट करने में जितना समय लगा है उसे हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान कुछ त्रुटियां होती हैं। सबसे पहला है ट्रांसक्रिप्शन त्रुटि। ट्रांसक्रिप्शन त्रुटि में क्या होता है, जब हम कोई डेटा फिल कर रहे होते हैं उस डेटा को फिल करते वक्त अगर हम रॉन्ग डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे हमको अगर 1 2 3 4 डेटा को इनपुट देना है तो इसके जगह हम 1 2 3 5 अगर दे दें तो क्या होगा, ये नंबर ही टोटल चेंज हो गया। तो इस एरर को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन त्रुटि बोलते हैं।
और ट्रांसपोजिशन त्रुटि का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई डेटा इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उसके डेटा के कैरेक्टर्स या नंबर्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, जैसे या स्वैप हो जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 मुझे इनपुट करना है, इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया 1 3 2 4 कर दिया, तो क्या हो गया, ये देखो ये आपस में इंटरचेंज हो गया, मतलब स्वैप हो गया। तो इस जो यह एरर होता है, इस एरर को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन एरर। तो ट्रांसक्रिप्शन एरर में क्या होता है कि गलत डेटा या गलत नंबर या गलत डिजिट गलत कैरेक्टर गलती से टाइप हो जाता है, और ट्रांसपोजिशन एरर में जो हमको टाइप करना होता है उसका क्रम आपस में स्वैप हो जाता है। और चेक डिजिट, यह चेक डिजिट का मतलब होता है कि अगर कोई भी ट्रांसपोजिशन और ट्रांसक्रिप्शन त्रुटियां हैं उसको पकड़ने के लिए उसके अंत में एक विशेष गणितीय अंक जोड़ा जाता है। तो चेक डिजिट के द्वारा उसको हम वैलिडेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आ जाते हैं पीवाईक्यू पे। आप अच्छे से पीवाईक्यू देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, और जो कि हुआ था 2023 में। तो क्या है क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग चक्र का सही क्रम क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, डेटा की सबसे छोटी इकाई से लेकर सबसे बड़ी इकाई का सही आरोही क्रम क्या है, व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर फॉर द फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। तो यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक में मंडी परिषद के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। तो यह भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट है, ये तो मैं कई बार करा चुका हूं कि यह भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में 2020 में। क्या है, कंप्यूटर की प्रणाली में गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट का संबंध किससे है, तो ये हमको पता होना चाहिए और हमको ये कमेंट में आंसर मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर एएसओ के एग्जाम में 2022 में पूछा गया था। क्रेडिट कार्ड, चेक या बारकोड के अंत में स्वचालित त्रुटि पहचान ऑटोमेटिक एरर डिटेक्शन के लिए जोड़े जाने वाले अंकों को क्या क्या कहते हैं, व्हाट इज द डिजिट एडेड टू द एंड ऑफ द क्रेडिट कार्ड, चेक और बारकोड फॉर ऑटोमेटिक एरर डिटेक्शन। तो यह मैंने अभी बताया था, अभी ये टॉपिक लिया है, कवर किया है। तो इसका ऑप्शन है पैरिटी बिट, चेक डिजिट, कंट्रोल यूनिट एंड बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट तो उसमें ऐड नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा। कंट्रोल यूनिट का काम क्या रहता है, डेटा को फ्लो को कंट्रोल या डायरेक्ट करना। अब इसी दोनों में से होगा। तो पैरिटी बिट देखो क्या करता है, पैरिटी बिट जब बाइनरी डेटा में कोई भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, बाइनरी फॉर्म में कोई भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो उस समय एक एक्स्ट्रा डिजिट उसमें ऐड किया जाता है ताकि ट्रांसफर के दौरान अगर कोई त्रुटि होती है तो उसका पहचान किया जा सके। बट और इसका जो आंसर होगा ये चेक डिजिट होगा। चेक डिजिट का मतलब क्या होता है कि जब कोई ट्रांसपोजिशन या ट्रांसक्रिप्शन एरर होता है उस समय उसको पकड़ने के लिए हम अपने डेटा में एक एक्स्ट्रा डिजिट को ऐड कर देते हैं ताकि ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसपोजिशन एरर को आसानी से पहचाना जा सके। इसका आंसर होगा चेक डिजिट कि इनपुट चरण में ट्रांसपोजिशन और ट्रांसक्रिप्शन त्रुटियों को पकड़ने के लिए डेटा के अंत में जोड़े जाने वाला विशेष गणितीय अंक चेक डिजिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे उत्पत्ति स्थल से डेटा को डिजिटल रूप में कैप्चर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग डेटा डायरेक्टली इन डिजिटल फॉर्म फ्रॉम इट्स पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। यह भी अभी मैंने टॉपिक कवर किया हुआ है। ठीक है, तो बताओ क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है मैनुअल एंट्री, सोर्स डेटा ऑटोमेशन, बैच प्रोसेसिंग, ऑफलाइन प्रोसेसिंग। बताओ क्या होगा आंसर, कमेंट जल्दी करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो मैंने बताया था कि सोर्स डेटा ऑटोमेशन में उसके सोर्स से ही डेटा को डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है या कैप्चर किया जाता है। ओके, यह मैनुअल एंट्री में क्या करते हैं कि हम डेटा को अपने मतलब फिजिकल रूप से
मतलब ह्यूमन उसमें इंटरेक्शन होता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। बैच प्रोसेसिंग और ऑफलाइन प्रोसेसिंग के बारे में मैंने बताया था अभी। तो सोर्स डेटा ऑटोमेशन में क्या होता है कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन सोर्स से डायरेक्टली डेटा को डिजिटल फॉर्म में कैप्चर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोर्स डेटा ऑटोमेशन। सोर्स डेटा ऑटोमेशन। सोर्स डेटा ऑटोमेशन के अंतर्गत मानवीय हस्तक्षेप के बिना आरएफआईडी, एनएफसी, बारकोड स्कैनर की जैसी तकनीकों का यूज करके डेटा डिजिटल रूप में कैप्चर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था और यह ट्यूबवेल ऑपरेटर के भी एग्जाम में आ चुका है। क्या है? डेटाबेस में एक ही डेटा के अनावश्यक दोहराव को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है डेटा आइसोलेशन, डेटा पृथक्करण, डेटा रिडंडेंसी, डेटा का पुनरावृत्ति और डेटा इनकंसिस्टेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं डेटा असंगति, डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी को हिंदी में बोलते हैं डेटा की शुद्धता या विश्वसनीयता। तो अगर डेटा का दोहराव हो रहा है तो इसका ऑप्शन तो सही हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा डेटा रिडंडेंसी, डेटा का दोहराव। अच्छा, डेटा आइसोलेशन क्या होता है? डेटा आइसोलेशन में जो डेटा होता है उसको अलग अलग टेबल या अलग अलग रो में या अलग अलग फाइल में रखा जाता है ताकि डेटा ओवरलैप ना हो। और डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? जब एक ही डेटा की वैल्यू अलग अलग रो अलग अलग फाइल में अलग अलग हो। जैसे मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरा एज अलग अलग फाइल में डिफरेंट एजेस लिखा हो तो वह डेटा इनकंसिस्टेंसी के अंदर आता है। डेटा इंटीग्रिटी मतलब डेटा की शुद्धता, कि मेरा नाम दीपक कुमार है तो वो दीपक कुमार हर जगह रहेगा, वही क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलते हैं? डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम पूछा गया था 2019 में कि रेलवे टिकट बुकिंग प्रणाली आईआरसीटीसी में टिकट बुक करते समय किस प्रकार की डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है? यह भी मैंने अभी बताया है। पहला ऑप्शन है बैच प्रोसेसिंग, दूसरा ऑप्शन है रियल टाइम प्रोसेसिंग, तीसरा ऑप्शन है ऑफलाइन प्रोसेसिंग और चौथा ऑप्शन है टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग। तो जैसा मैंने बताया था कि बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, डेटा को डिफरेंट समूह में या डिफरेंट बैचेस में कन्वर्ट करके एक साथ उसको प्रोसेस करते हैं। और रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या होता है? अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स मैंने क्या बताया था? फास्टैग और इलेक्ट्रिसिटी बिल। फास्टैग और इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो रियल टाइम प्रोसेसिंग इसका आंसर सही होगा। क्या होता है? इसमें इनपुट मिलते ही बिना किसी देरी के तुरंत प्रोसेसिंग होती है, जैसे ऑनलाइन बुकिंग या टिकट बुकिंग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा डेटा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग डेटा यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड? यह भी क्वेश्चन किसने पूछा गया था? यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो के एग्जाम पूछा गया था 2016 में। ओके, तो मैंने बताया था मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है और ऑटोमेटिक डेटा एंट्री क्या होता है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, ये मैंने अभी बताया कुछ देर पहले। तो मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है कि मैनुअली ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू डेटा को प्रोसेस किया जाता है। मैकेनिकल में क्या होता है कि कैलकुलेटर या मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज करके डेटा को प्रोसेस किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके किसी भी डेटा को प्रोसेस किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरोल सिस्टम और बिजली बिल जनरेट करने के लिए किस प्रकार की प्रोसेसिंग विधि का उपयोग किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग मेथड इज यूज्ड फॉर पेरोल सिस्टम एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल? यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम के लिए, लेखा परीक्षक के एग्जाम के लिए 2015 में। ठीक है, रियल टाइम प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग? तो यह मैंने अभी बताया है कि रियल टाइम प्रोसेसिंग में जैसे ही इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं वैसे ही वो प्रोसेस करने लगता है। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल है या पेरोल है, इसमें क्या होता है कि अब जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे होता है पेमेंट? आप एक महीना यूज किए, उस एक महीने के डेटा को कलेक्ट करिएगा और डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो बिजली बिल निकालने वाला आएगा उसको एक महीने के डेटा को अपने डिवाइस में रीड करेगा और बिल निकाल कर जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैच प्रोसेसिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास।
तो प्रारंभ में कंप्यूटर का जो यूज होता था वो सिर्फ गणना करने के लिए यूज होता था, कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता था, बट अब बहुत सारे पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे हम अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस से मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइस तक। तो अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस में सबसे पहला है अबेकस। तो इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इसका आविष्कार चाइना में हुआ था 5000 वर्ष पहले। यह लकड़ी के ढांचे में लगी तारों उसमें पिरोए गए मोतियों से बना डिवाइस था। ठीक है, यह पहला गणना करने वाला डिवाइस माना जाता है जिसमें सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता था। तो अबेकस में सिर्फ जोड़ और घटाना ही हो सकता था। क्या होता था, ये लकड़ी के ढांचे का बना होता था, इसमें तार लगे होते थे, उन तारों में मोतियां पिरोए गए होते थे। ठीक है, दूसरा है नेपियर बोन्स। इसका आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में किया था। ठीक, संरचना की बात करें तो यह हाथी दांत या हड्डियों की छड़ों पर अंक लिखकर बनाया जाता था। इसमें इसकी क्या विशेषता थी, तो इसमें जोड़ घटाना के साथ साथ गुणा और भाग भी हो सकता था और इसमें लॉगरिथम के फंक्शन भी यूज किए गए थे। तीसरा है स्लाइड रूल का आविष्कार जो कि 1622 ईस्वी में हुआ था। इसका आविष्कार इंग्लैंड के विलियम ओट्रेड ने 1622 ईस्वी में किया था। यह पास्कलाइन से पहले आया था। तकनीक की बात करें तो इसमें लॉगरिथम सिद्धांत पर आधारित पहला एनालॉग गणना करने वाला यह यंत्र था। इट वॉज द फर्स्ट एनालॉग कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसका महत्व की बात करें तो नासा के अपोलो मिशन के इंजीनियर्स ने स्पेस क्राफ्ट डिजाइन करने के लिए इसका यूज किया था। चौथा है पास्कलाइन। यह फ्रांस के महान मैथमेटिशियन पास्कल ने बनाया था। कब बनाया था, 1622 में। इसकी तकनीक की बात करें तो यह फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस था। पास्कलाइन वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस। यह गियर्स, पहियों और सिलेंडरों के सिद्धांत पर काम करता था। इसकी विशेषता की बात करें तो यह एडिंग मशीन भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत तेजी से जोड़ और घटाव कर सकता था। यह आधुनिक कारों के स्पीडोमीटर का आधार बना क्योंकि यह बहुत तेजी से जोड़ और घटाव कर सकता था, इसलिए यह स्पीडोमीटर में यूज होने लगा था। पांचवें की बात करें लेबनीज का कैलकुलेटर। इसका आविष्कार किसने किया था, लेबनीज ने, जो कि एक जर्मन दार्शनिक और मैथमेटिशियन थे। 1671 ईस्वी में पास्कलाइन को सुधार करके इन्होंने लेबनीज का कैलकुलेटर बनाया था। विशेषता की बात करें तो इसमें जोड़ घटाना के अलावा गुणा और भाग के साथ साथ वर्गमूल भी निकाला जाता था। नेक्स्ट बात करूं छठवां, जैकार्ड लूम। तो यहां से मॉडर्न कंप्यूटर का नींव रखा गया था। इसके आविष्कार जोसेफ मैरी जैकार्ड ने 1801 ईस्वी में स्वचालित बुनाई मशीन के द्वारा किया। तो इन्होंने क्या किया था, एक स्वचालित बुनाई मशीन का निर्माण किया। इस मशीन में कपड़ों पर डिजाइन को नियंत्रित करने के लिए पंच कार्ड का पहली बार उपयोग किया गया था। जैकार्ड लूम की विशेषता की बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग अलग स्टोर किया गया था। नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन। इसे चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया था। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन थे। ये मशीन भाप से चलती थी और ये जटिल गणितीय तालिकाओं मैथमेटिकल टेबल्स की गणना पूरी शुद्धता से कर सकती थी। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। इसका आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज ने किया था जब डिफरेंस इंजन में विफलता उनको मिली थी। यह आविष्कार कब हुआ था, 1837 में। ठीक है, यह फर्स्ट जनरल पर्पज मैकेनिकल कंप्यूटर था, दुनिया का पहला समान उद्देश्य वाला यांत्रिक कंप्यूटर। यह जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित था। ठीक है, इसमें मील, स्टोर, इनपुट और आउटपुट लगे होते थे। मील को आज हम सीपीयू कहते हैं और स्टोर को आज हम मेमोरी कहते हैं। इसी उपलब्धि के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट जनरल पर्पज मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है टैब्लेसिंग मशीन और यहीं से इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत हुई। ठीक है, इसका आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था जिनका नाम हरमन हेलोरिथ था। 1890 में इसका आविष्कार हुआ था।
उद्देश्य की बात करूं तो ये अमेरिकी जनगणना को बहुत तेजी से प्रोसेस करने के लिए 1890 में बनाया गया था। इसमें डेटा को स्टोर और रीड करने के लिए बड़े पैमाने पर पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो हरमन हेलोरिथ की कंपनी टैबलेटिंग मशीन कंपनी आगे चलकर 1924 में IBM बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मार्क वन, हार्वर्ड मार्क वन। इसका आविष्कार हार्वर्ड आइकन ने IBM के सहयोग से 1944 में किया था। विशेषता की बात करूं तो यह दुनिया का पहला पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट वाज द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, तो वो कौन सा होगा? मार्क वन, हार्वर्ड मार्क वन। यह इसका आकार बहुत ही विशाल था, लगभग 50 फीट लंबा। नेक्स्ट है इनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मचौली ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बनाया था 1946 में। विशेषता की बात करें तो यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें गणना करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। यह डेसिमल सिस्टम पे कार्य करता था। तो इनियाक किस पे काम करता था? डेसिमल सिस्टम पे। ओके। फिर एटसेक आया 1949 में, मॉरिस विल्क्स ने बनाया था इसको। यह स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर पे बेस्ड था। फिर एडवेक आया 1951 में। इसको जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट के आधार पर बनाया था। इसमें पहली बार बाइनरी डेटा का यूज किया गया था, बाइनरी फॉर्म का यूज किया गया था। फिर आया यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे भी एकर्ट और मचौली ने बनाया था 1951 में। विशेषता की बात करें तो यह पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। ये मैंने चारों ऑलरेडी पहले क्लास में बता चुका है, तो आप वहां जाकर इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं और जो भी इसमें डाउट होगा वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्यूरिंग मशीन, जो कि 1936 में बनाया गया था। किसके द्वारा? एलन ट्यूरिंग के द्वारा। ठीक है। इसमें एल्गोरिथम थियोरी एज ए टेक्निक यूज किया गया था और इसी कारण इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। बाकी ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, ऑलरेडी मैं स्लाइड रूल, लेबनीज ये सब पढ़ा चुका हूँ। अब कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करें बेस्ड ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी, तो वर्किंग टेक्नोलॉजी के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो वन बाय वन देखते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। तो इसके कार्य प्रणाली की बात करें, वर्किंग प्रिंसिपल की, तो एनालॉग कंप्यूटर निरंतर परिवर्तित होने वाले वोल्टेज या संकेतों पर कार्य करता है। तो इसमें जो भी वोल्टेज है या संकेत है वह निरंतर कंटिन्यूअसली वरी करते हैं। यह गिनने के बजाय मापने का कार्य करता है। तो यह काउंट नहीं करता, यह मेजर करता है। एनालॉग कंप्यूटर काउंट नहीं करता, क्या करता है? मेजर करता है। विशेषताओं की बात करें, क्योंकि डेटा लगातार बदलने वाला होता है, इसलिए इनसे प्राप्त परिणाम अनुमानित एस्टिमेटेड होते हैं और यह पूरी तरह से दोहराने योग्य नहीं होते हैं। तो अब जब ये कंटिन्यूअसली वरी करते हैं डेटा, ठीक है, इसके कारण जो इसका परिणाम आता है वह एवरेज फॉर्म में आता है, एक्यूरेट फॉर्म में नहीं आता। इसलिए अगर हम दोबारा मेजर करेंगे तो वो थोड़ा सा अलग उससे आउटपुट देगा। ठीक है। यह एक साथ कई कार्य करने में सक्षम होते हैं और अपरिमेय संख्याओं के साथ प्रभावी ढंग से काम करते हैं। एक साथ कई कार्य करने में होता है क्योंकि एक निरंतर कंटिन्यूअसली ये चेंज होता रहता है इसके वोल्टेज और संकेत। इनकी मेमोरी बहुत कम होती है, सीमित होती है, यह कम विश्वसनीय होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे एनालॉग क्लॉक होते हैं, थर्मोमीटर होते हैं, वोल्टमीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर। ये सब किसके एग्जांपल है? एनालॉग कंप्यूटर के। ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल तकनीक पर आधारित मशीन है जो सूचनाओं को आंकिक अंकों में दर्शाती हैं। न्यूमेरिकल डिजिट में डिजिटल कंप्यूटर सूचनाओं को सेंड करती हैं, आउटपुट दिखाती हैं। इसमें विशेषता की बात करें, इनमें डेटा विद्युत पल्सेस के असतत यूनिट मतलब डिस्क्रीट यूनिट में होता है, जिन्हें 0 या 1 की स्थिति में मापा जाता है, ऑन या ऑफ की स्थिति में मापा जाता है।
डिजिटल कंप्यूटरों से प्राप्त परिणाम अत्यधिक सटीक और उच्च शुद्धता वाले होते हैं। तो इनसे जो भी परिणाम पाया जाता है वो बहुत ही हाई एक्यूरेट होते हैं। इनकी मेमोरी बहुत बड़ी होती है या बहुत बड़ी मात्रा में डेटा के इसको स्टोर कर सकते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी अधिक होती है और बहुत अधिक अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आज के समय में उपयोग होने वाले लगभग सभी कंप्यूटर कौन से हैं? डिजिटल कंप्यूटर हैं। इसके एग्जांपल्स हैं डिजिटल लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, डिजिटल वॉच, पर्सनल कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। नेक्स्ट बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर की बेहतरीन विशेषताओं को मिलाते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे बना? एनालॉग और डिजिटल के जो भी विशेषताएं हैं उसको आपस में मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण हुआ। इसकी विशेषताओं की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर की गति और डिजिटल कंप्यूटर की सटीकता दोनों का संयोजन होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर डेटा को एनालॉग रूप में स्वीकार करता है और आउटपुट डिजिटल रूप में प्रदर्शित करता है। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वह इनपुट किसमें लेते हैं? एनालॉग फॉर्म में, और आउटपुट किसमें देते हैं? डिजिटल फॉर्म में। तो इसके लिए एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स की आवश्यकता होती है। जब एनालॉग टू डिजिटल मतलब जब इनपुट ले रहा है उस समय एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज होंगे, जब आउटपुट दे रहा है तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज होंगे। ठीक है। प्रमुख उदाहरण सीपीयू में मरीजों की धड़कन और ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीनें, पेट्रोल पंप पर लगा फ्यूल डिस्पेंसर। अब जैसे क्या होता है, पेट्रोल पंप पर फ्यूल डिस्पेंसर लगा हुआ है, अब उसमें क्या फ्यूल क्या हो निरंतर चेंज होता जा रहा है। पहले आप 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम ऐसे तेल आपने मतलब अपने क्या करते हैं, टंकी फुल कराते हैं। ठीक है। तो क्या है उसमें डेटा निरंतर चेंज हो रहा है। तो अगर जहाँ पे डेटा या संकेत निरंतर चेंज हो रहा है वहां पे कौन से कंप्यूटर होंगे? एनालॉग कंप्यूटर। तो वो क्या करता है, एनालॉग कंप्यूटर उसको इनपुट प्रोवाइड करता है और फिर वो डिजिटल आउटपुट हमको देता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में अंतर देख लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर में जो डेटा होता है वह कंटिन्यूअस होता है, निरंतर डेटा पर कार्य करना होता है। और इसमें क्या डिस्क्रीट डेटा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। स्पीड की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर बहुत धीमी होती है लेकिन डिजिटल कंप्यूटर बहुत तेज होती है। सटीकता की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर की सटीकता के मामले में कम होता है एज कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हाई एक्यूरेसी के साथ आउटपुट प्रोवाइड करता है। मेमोरी की बात करें तो इसमें सीमित मेमोरी होती है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में बहुत अधिक मेमोरी होती है और बहुत अधिक डेटा को स्टोर यह कर सकता है। विश्वसनीयता की बात करें तो कम विश्वसनीय है क्योंकि ये एवरेज वैल्यू देता है, बट और ये क्या करता है डिजिटल कंप्यूटर हाई एक्यूरेट वैल्यू देता है। चलिए कुछ इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। बाकी एमसीक्यू इसके जो रहेंगे मैं एक्स्ट्रा एमसीक्यू उसको मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर इसको सॉल्व करना। वहाँ पे चैट ग्रुप है, चैट ग्रुप में ज्वाइन होना, वहाँ पे जो भी डाउट होगा उसको सेंड करना, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अस्पतालों में प्रयुक्त होने वाले ईसीजी मशीन निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रमुख उदाहरण है? ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताओ? यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम कुछ पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अस्पतालों में प्रयुक्त होने वाले ईसीजी मशीन निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रमुख उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कंप्यूटर इज प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एन ईसीजी मशीन यूज्ड इन हॉस्पिटल? तो ईसीजी मशीन क्या होता है? ईसीजी मशीन क्या करता है, जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं उसको रीड करता है। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक पल्सेस रीड कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, वो एनालॉग फॉर्म में डेटा को ले रहा है। फिर वो जब वो रीड कर लेता है उसके बाद वो उसको डिजिटल फॉर्म में हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है या डिस्प्ले करता है। तो अब इसके साथ क्या हो जाएगा, डिजिटल फॉर्म में हमको आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या इसमें दोनों यूज हो रहे हैं, एनालॉग फॉर्म और डिजिटल फॉर्म? तो दोनों जब यूज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर इतिहास में दुनिया की पहली प्रोग्रामर, वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर की उपाधि निम्नलिखित में से किसे दी गई है?
हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड एज द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर इन द कंप्यूटर हिस्ट्री। तो ये टॉपिक मैं लगता है छूट गया है मुझसे, बट मैं इसको अच्छे से यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ। तो ये पर्सन स्टूडेंट ऑफ चार्ल्स बेबेज थी। इनका नाम था लेडी एडा अगस्ता लवलेस। इन्होंने ही दुनिया का फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, भौतिक मात्राओं जैसे तापमान, दबाव, गति को लगातार मापने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? What is the type of computer architecture is used to continuously measure physical quantities like temperature, pressure and speed? तो क्या टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं? जहाँ पे डेटा कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं वहाँ पे कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? एनालॉग कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर जहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज यूज किए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। चौथा क्वेश्चन है, ब्लेज पास्कल द्वारा वर्ष 1642 में आविष्कार किए गए पास्कलाइन को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? What by what other name was Pascaline invented by Blaise Pascal in 1642 commonly known as? तो पहला है एनालिटिकल इंजन, दूसरा एडिंग इंजन, फिर डिफरेंस इंजन और टेबलेटिंग डिस्क। अच्छा, पास्कलाइन को फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, साथ में इसको क्या बोला जाता था? एडिंग मशीन। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कि अमेरिकी जनगणना 1890 को प्रोसेस करने के लिए हरमन हेलोरी द्वारा बनाई गई टैबलेटिंग मशीन में किस इनपुट माध्यम का उपयोग हुआ था? यह भी मैंने अभी पढ़ाया है। तो किस इनपुट माध्यम का यूज हुआ था? पंच कार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा 1837 में प्रस्तावित एनालिटिकल इंजन को इतिहास में क्या दर्जा प्राप्त है? तो इसके ऑप्शन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला सामान्य उद्देश्य वाला यांत्रिक कंप्यूटर, पहला हाइब्रिड कंप्यूटर, पहला पूरी तरह स्वचालित सुपर कंप्यूटर। तो अभी मैंने पढ़ाया, क्या होगा इसका? फर्स्ट जनरल पर्पज मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, तो इसी पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस क्लास का नोट्स टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा।